नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आर्थिक घटनाओं की वार्षिकी, जो कि घटनासार अर्धवार्षिकी के अंतर्गत दी गई है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, में ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले हमें केंद्रीय बजट 2025 को और 26 को पढ़ना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि 1 फरवरी 2025 को संसद में सबका विकास थीम के साथ ये प्रस्तुत किया गया था। श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा 8वां केंद्रीय बजट एक अंतरिम बजट सहित तथा इस मामले में मोरारजी देसाई द्वारा लगातार 6 बजट पेश करने का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। तो ये तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। फिर अगली खबर आपको पढ़नी है। अगला करंट अफेयर्स में आपको पढ़ना है कि वर्तमान बजट में 4 विकास इंजन हों, यानी कि कृषि और एमएसएमई, निवेश और निर्यात पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और 6 व्यापक सिद्धांतों की उन्होंने दोस्तों बात की है। 6 व्यापक सिद्धांत आपको ध्यान देने हैं कि सबसे पहले जो सिद्धांत है वो है गरीबी से मुक्ति, एक। दूसरा है 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, दूसरा ध्येय इनका है। तीसरा जो इनका व्यापक सिद्धांत है वो है बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें चौथा है आपका 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार। पांचवा है आपका आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं और हमारे पांचवा और छठा है आपका हमारे देश में फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। इन्हीं व्यापक सिद्धांतों और विकास इंजनों के अनुरूप सरकार की विभिन्न नीतियों की बात इन्होंने की है। तो दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना है बजट 2025-26 के दौरान जो हमने बात की है वो कुल व्यय जो हमारे होंगे और भी अधिक रुपए करोड़, मतलब हमने अक्षय बजट को जारी करने की बात की गई है। अब हम देखते हैं कि मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि केंद्रीय बजट में राजस्व एवं जो हम राजस्व के जो व्यय करते हैं वो कौन कौन से, यानी कि रुपया जाता कहाँ है। तो आपको ध्यान रखना है हम जो कर लेते हैं और शुल्कों में जो कर एवं शुल्कों में राज्यों को जो हिस्सा देते हैं वो 22%, हम 22% देते हैं। तो सबसे पहले हमें करों और शुल्कों के रूप में हम राज्यों को हिस्सा भी देते हैं, ब्याज अदायगी करते हैं दूसरे नंबर पर, और केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उन पे खर्च करते हैं, यानी कि 22 पैसे हम खर्च करते हैं करों और शुल्कों एवं राज्यों का हिस्सा, और ब्याज अदायगी में करते हैं हम 20 पैसे, और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में करते हैं 16 पैसे, यानी कि ये रुपया हमारा खर्च होता है जाता है। तो 3 सबसे बड़ी मदें जिन पे हम खर्च करते हैं। और पैसा हमारा आता कहाँ से है, तो सबसे ज़्यादा हमारा जो उधार आता है वो उधार और अन्य देताओं से, जो हम उधार देते हैं और या जो मतलब हम लोगों को लोन या ब्याज पे जो पैसे देते हैं उससे आता है। फिर आपका है इनकम टैक्स, दूसरे नंबर पे कौन सा है, इनकम टैक्स। तीसरा है जीएसटी और चौथा है कारपोरेट टैक्स, यानी कि निगम कर। यानी कि पैसा सबसे ज़्यादा जो आता है दोस्तों वो आता है आपका उधार एवं अन्य देवताओं से, यानी कि जो उधार या अन्य देवताएँ हैं उससे पैसा सबसे ज़्यादा आता है, यानी कि 24 पैसे आते हैं। 22 पैसे हमारे आते हैं इनकम टैक्स से, और जीएसटी से आते हैं 18 पैसे, और निगम कर है उससे आते हैं हमारे 17 पैसे। सीधे सीधे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है, आपको ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं कि राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटा। तो हमें ध्यान कौन से रखने हैं, सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है वो रखना है राजस्व घाटा। ये 1.5 कौन सा होता है, 1.5 के आसपास की बात की गई है। अगर इसका क्रम लगवाने के लिए आ जाए कि सबसे कम घाटा कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक घाटा सबसे कम होता है। प्राथमिक घाटा है हमारा 0.8, और उससे ज़्यादा होता है वो होता है सदैव राजस्व घाटा, यानी कि प्राथमिक घाटा से ज़्यादा कौन सा होता है, राजस्व घाटा, ये है 1.5। और राजकोषीय घाटा सबसे अधिक होता है, ये 4.4। अगर इसका क्रम लगाने का आ जाए तो सबसे पहले प्राथमिक घाटा, फिर होता है आपका राजस्व घाटा, और तीसरा होता है राजकोषीय घाटा, कम से ज़्यादा की तरफ। इस तरीके से क्वेश्चन दोस्तों एक बार आया भी था। अब हमें ध्यान का रखना है कि वर्तमान में राजकोषीय घाटा की हमने कितने की बात करी है, तो 4.4 की बात की गई है, और ये हमको दोस्तों याद रखना है। फिर अगले हम देखते हैं बजट से ही संबंधित कि नए आयकर स्लैब। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कि आयकर की छूट किस राशि तक दी गई है, तो आपको 0 से 4 लाख तक शून्य कर है, और 4 लाख से 8 लाख के बीच में आपको 5% देना पड़ेगा अपनी आय का, और 8 से लेकर 12 लाख तक 10%, और 12 से लेकर 16 लाख तक 15%। बस इतना ध्यान रखना है। अब इसमें बजट में जो 4 इंजन की बात की गई है, तो वो 4 इंजन दोस्तों कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पे ध्यान रखना है कृषि। कृषि के अंतर्गत सबसे पहले ध्यान देना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कितने जिलों में लागू की गई है, तो ये 100 जिलों में लागू की गई है दोस्तों। फिर ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम इसमें आया था। दलहनों में आत्मनिर्भरता की बात की है हमने, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से
उन्नत ऋण की बात की गई है दोस्तों। हम सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम की बात की है। मखाना बोर्ड हम बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे मखाना बोर्ड, ये बिहार में बनाने की बात की गई है। उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन पर हम काम करेंगे। मत्स्य पालन पर भी काम किया जाएगा। कपास उत्पादन का मिशन हमारा संबंधित है इसमें। असम में यूरिया संयंत्र की स्थापना की बात की गई है। तो इस तरीके से फिर हमारा जो एमएसएमई वाली जो बात की गई है, सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड की बात की गई है इसमें। अब ये पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म उद्योगों के उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, तो हाँ बिल्कुल दोस्तों दिया जाएगा, इसकी बात की गई है। फिर हम देखते हैं फंड ऑफ फंड, इसकी बात की गई है। नए उद्यमों के लिए योजना की बात की गई है। तो इस तरीके हमको इसमें याद रखना है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि अगली जो इसकी मतलब करंट अफेयर्स में हमारा आर्थिकी में आता है वो है इम्पॉर्टेंट आपका एलआईसी दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना। अब ये बजट से अलग हटके यानी कि आर्थिकी में हम देखते हैं कि एलआईसी दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है। अब वो सबसे नंबर 1 पे कौन रहा था, ये जारी कौन करता है, ये जारी करता है ब्रांड फाइनेंशियल इंश्योरेंस। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा बीमा निगम वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड है। तो सबसे पहला मजबूत ब्रांड कौन सा है, ये PZDU यानी कि पोलैंड का, फिर चाइना लाइफ इंश्योरेंस, फिर एलआईसी। इंपॉर्टेंट है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। फिर हम अगले देखते हैं कि नाइट फ्रैंकी द वेल्थ रिपोर्ट 2025 आई है। नाइट फ्रैंकी द वेल्थ रिपोर्ट, इसमें ध्यान ये रखना कि रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हाई नेट बर्थ इंडिविजुअल वाला देश बन गया है। 2024 में भारत मतलब 85,698 इसका जो मतलब NHWIS था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 6% अधिक है। तो हमको ये ध्यान रखना है दोस्तों। अब इसमें और चीज़ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक अरबपति, सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दूसरे नंबर पर चीन है। अब वो इसमें देखना है कि हमको कि भारत के जो संपन्न लोगों की स्थिति है उस पर इसने बात की है। और भारत के बारे में इसने कहा कि भारत में जो संख्या है अरबपतियों की वो 9.4% बढ़कर अब इतनी हो गई है। तो बस इतना ध्यान रखना कि भारत में 191 अरबपति हैं। पिछले ये दुनिया के तीसरे स्थान पर रहा है, जिससे ये दुनिया के तीसरे स्थान पर रहा है। 191 अरबपति भारत में हैं। तो सबसे ज़्यादा किसमें, संयुक्त राज्य अमेरिका में, दूसरे नंबर पर चीन पर, तीसरे नंबर पर भारत में। तो दोस्तों हमको ये याद रखना है। फिर उन्होंने कहा है IRCTC IRFC को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। और अब ये भारत सरकार ने 4 मार्च 2024 को भारतीय रेलवे कैटरिंग और पर्यटक निगम यानी कि IRCTC और भारतीय रेलवे वित्त निगम को नवरत्न का दर्जा दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को मैं याद रखना है। तो नवरत्न दर्जा प्राप्त 7 रेलवे PSU बन गए हैं, यानी कि कितने रेलवे के PSU बन गए, 7 दोस्तों में याद रखना है। अब वो जो IRCTC है भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग और कैटरिंग सेवा प्रदान करने वाली एक इकाई है, बस इतना ध्यान रखना है। दूसरी IRFC है, ये भारतीय रेलवे की वित्तीय शाखा है जो कि रेलवे के बुनियादी ढांचे के लिए धन मुहैया करवाती है, यानी कि जुटाने की बात करती है दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है। फिर अगले हम देख रहे हैं देश के 10 सर्वाधिक कर्जदार राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा कर्जदार किसके पास है, तो वो तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा कर्ज लिया है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि कर्जदार कौन कौन से मतलब राज्य हैं। तो तमिलनाडु नंबर 1, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम देखते हैं अगली सूचनाओं देखते हैं। संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी, ये भारत सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत इसको मंजूरी दे दी गई है। इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें किसकी बात की गई है, तो हमको ध्यान रखना है कि जो भारत के में स्वदेशी नस्ल की जो नस्ल जो हैं उनको संरक्षित करने की बात इसमें दोस्तों की गई है। इसमें सबसे पहले कहा गया कि कृत्रिम गर्भाधान यानी AI नेटवर्क और बेरियर स्टेशनों को मजबूत करना, इस तरीके की मतलब उनको बात की गई है। चीन में मिली स्वर्ण खदान में स्वर्ण का सबसे बड़ा भंडार, यानी कि चीन में मिली जो स्वर्ण भंडार है वो विश्व में सबसे ज़्यादा मतलब मिली स्वर्ण भंडार में स्वर्ण का सबसे बड़ा भंडार मिला है। कहाँ मिला है, चीन में। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी इसमें ध्यान रखने वाली और कोई बात इसमें नहीं है। दुनिया की सबसे 10 अमीर महिलाओं की फोर्स सूची जारी की गई है। तो 10 सबसे अमीर महिला हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना, बहुत ताकतवर महिलाएं थी, ये अमीर महिला हैं। तो एलेन बाल्टर, ये वालमार्ट के अंश से जुड़ी हुई हैं, ये सबसे अमीर हैं। फिर फ्रैंकोइन बेटकोर्ट मयर्स और परिवार, ये लोरियन जो ग्रुप है उसका जुड़ा हुआ है। जूलिया कोच और परिवार, ये कोच इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जैकलिन मार्स, ये मार्स इंक। ध्यान क्या रखना है इसमें कि फोर्स मिलियन सूची 2024 के अनुसार
पिछले वर्ष वैश्विक अरबपति आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी 13.3% थी। तो ये इतना हमें सिर्फ ध्यान रखने वाली बात है, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर जोगी घोपा अंतर्राष्ट्रीय जल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। ये असम में है। असम के बोगईगांव जिले के ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे जोगी घोपा शहर में विकसित किया जा रहा है अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल। अब राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस किस के अंतर्गत आता है? ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर विकसित किया गया है और ये बांग्लादेश सीमा पर लगा हुआ है, गुवाहाटी और बांग्लादेश की सीमा पर ये दोस्तों लगा हुआ है। अब हमें ध्यान रखना है कि 2024-25 की राष्ट्रीय आय संबंधित दूसरे अग्रिम अनुमान इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान ये रखना है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 28 फरवरी 2025 को ये जारी की गई है ये रिपोर्ट। अब इसमें कहा गया कि जीडीपी में 6.2% की वृद्धि नवीनतम आंकड़ों को दिखाई गई है, यानी नवीनतम आंकड़े जो आए हैं उसमें जीडीपी की वृद्धि कितनी दिखाई गई? 6.2%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय अगर बात की जाए तो 1,14,705 रहने की बात की गई है। तो अगर पूछिया प्रति व्यक्ति आय कितनी है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय यानी स्थिर मूल्य पर, तो वह है 1,14,705। इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम देखते हैं प्रचलित मूल्य पर कितनी आय है, वो स्थिर पर और ये प्रचलित पर, तो प्रचलित पर है 2,05,579 रुपये। अब प्राथमिक क्षेत्र पर हमने कितनी वृद्धि की है? प्राथमिक क्षेत्र पर हमने वृद्धि की 19.7%, द्वितीय क्षेत्र पर वृद्धि करी हमने 25.9% और तृतीय क्षेत्र पर हमने करी है 54.4%। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के बारे में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। प्राथमिक कितनी? 19.7%, 25.9% द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में 54.4%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है यहाँ से। केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया गया। दोस्तों ये हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। केन बेतवा जो लिंक परियोजना है ये किस किस के बीच है? ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच है। उत्तर प्रदेश के इसमें महोबा, झांसी और बांदा जिले लाभान्वित होते हैं और मध्य प्रदेश के 10 जिले इसमें शामिल हैं। बस इतना ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि विदेशी व्यापार के आंकड़े, इसमें हमने कितना निर्यात किया है, कितना आयात किया है, हम किस में घाटे में गए हैं, तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमने जो निर्यात किया है यानी कि दूसरे देशों को भेजा है वो 316.65 अरब डॉलर में हमने किया है निर्यात, यानी कि हमने निर्यात किया है। और जो हमने मतलब आयात किया यानी कि खरीदा है, वो हमने खरीदा है 506.63, वो 3.9%, यानी कि हमने जो निर्यात करा है वो 316.6 और आयात किया है यानी कि हमने खरीदा है विदेशों से वो 506.3, यानी कि हम घाटे में रहे। कितना घाटे में रहे? -189.7, यानी कि व्यापार शेष हमारा रहा है, अधिशेष नहीं, व्यापार शेष। अधिशेष होता तो हम मतलब आयात ज़्यादा करते, निर्यात कम करते। यहाँ पर हमने क्या करा है? निर्यात कम किया है, आयात ज़्यादा किया है। तो हमको दोस्तों ये ध्यान रखना है। तो हमारा ये व्यापार शेष रहा है, ना कि अधिशेष। इंपॉर्टेंट है बहुत। फिर हम देखते हैं 2024 के दौरान नवीकरणीय विद्युत संस्थापित क्षमता में वृद्धि की गई है। हमने देश में 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई। इसमें बताया गया, एक मंत्रालय द्वारा जारी की गई है क्षमता रैंकिंग। उसमें क्या करा गया है कि 15.84% की, यानी 15.84% की हमने क्या करी है? वृद्धि की गई है नवीकरणीय ऊर्जा में। अब इसमें हमने सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में वृद्धि की गई है? तो सर्वाधिक 24.5% हमने करी है वो सौर ऊर्जा में करी है। इसके बाद हमने किस में करी है? फिर हमने करी है सौर ऊर्जा के अंतर्गत ही और फिर जल ऊर्जा के अंतर्गत। इस तरीके से हमने वृद्धि की है। तो हमने कितनी वृद्धि की है? 15.8, यानी कि लमसम आपको 16% की हमने वृद्धि की गई है अक्षय ऊर्जा में, यानी कि नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा में वृद्धि की गई है। और जो 2030 तक हम 500 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। फिर अगले हमें ध्यान रखना है दोस्तों, विदेशी ऋण पर वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है कि हम पर कितना विदेशी ऋण है। तो हम पर विदेशी ऋण सितंबर 2024 के जो कुल बाह्य ऋण है वो हमारा है 711.8 अरब डॉलर, 711.8 अरब डॉलर, जो 3 माह पूर्व 2024 में 668 था, अब वो 711.8% हो गया है। अब हमको ध्यान क्या रखना है कि ये ऋण हमने विदेशियों का हमारे पास ऋण है। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट आई है, विश्व बैंक ने जारी की है फरवरी 2025 में जारी विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक मतलब जो सामान की जो होता है इधर उधर भेजने वाला, लाने वाला, उसके बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय शिप बोर्ड को इसमें 22वां स्थान मिला है कि शिप बोर्ड ने सबसे ज़्यादा इस पर काम किया है सामान को लाने और ले जाने में। इसी को लॉजिस्टिक कहते हैं।
दोस्तों। तो हमको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में 22वां स्थान है, समग्र रूप से 38वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने। तो ये हमको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अब एक नीति आयोग द्वारा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट आई है। नीति आयोग की कोई भी रिपोर्ट आती है तो वो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसका हमें वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए दोस्तों। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट भारतीय राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करती है। इसमें ध्यान का रखना है कि ये रिपोर्ट श्री BVR सुब्रमण्यम CEO नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रगड़िया ने वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 का उद्घाटन अंक लॉन्च किया है। इस रिपोर्ट में प्रमुख जो उप सूचकांक हैं, यानी कि उप सूचकांक कौन कौन से रखे गए हैं? व्यय की गुणवत्ता, राजस्व संग्रहण, वित्तीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता के साथ साथ राज्य विशेष चुनौतियां और क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों को वित्तीय स्वास्थ्य का व्यापक मूल्यांकन करती हैं। दोस्तों में ध्यान रखना है कि 67 यानी कि 67.8 संचयी समग्र अंक के साथ ओडिशा 18वां प्रमुख राज्य को वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, शीर्ष स्थान किसको मिला है? उड़ीसा को। और द्वितीय स्थान मिला है छत्तीसगढ़ को, तीसरा मिला है गोवा को। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूचकांक में उनके प्रदर्शन के आधार पर अग्रणी राज्यों में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये पूरा संभावना रहेगी पूछने की। उत्तर प्रदेश इसमें शामिल होता है, उत्तर प्रदेश की कोई परीक्षा होती है तो वहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है। तो उत्तर प्रदेश कौन से उसमें शामिल है? तो वो अग्रणी में शामिल है। अग्रणी में दूसरे नंबर, पहले अग्रणी में महाराष्ट्र, दूसरे में उत्तर प्रदेश। और ओवरऑल पूछा जाए तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। और अग्रणी में बात की जाए तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। इंपॉर्टेंट है, टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप्स विकसित की है। हाइड्रोजन को लाने ले जाने के लिए या उसको संरक्षित करने के लिए, उसके लिए जो पाइप की बात की गई है, तो 100% गैसीय हाइड्रोजन परिवहन के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप विकसित की है, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। किसने करी है? टाटा स्टील ने। इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। नए विकसित जो पाइप्स हैं उनको हमने नाम दिया AP1 X65, AP1 X65। सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि API X65 क्या है? तो ये टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप्स, यानी कि API X65 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है। फिर दोस्तों में अगली जो हमारा करंट अफेयर्स में है वो है विश्व आर्थिक मंच औद्योगिक क्लस्टर पहल में भारत के 5 क्लस्टर शामिल हुए हैं। जब विश्व आर्थिक मंच की जो रिपोर्ट आई है, इसमें औद्योगिक क्लस्टर पहल के अंतर्गत 33 औद्योगिक क्लस्टर शामिल हुए थे 16 देशों के। इसमें 5 भारत की क्लस्टर शामिल हुए हैं। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, नए शामिल भारतीय क्लस्टरों में गोपालपुर औद्योगिक पार्क आंध्र प्रदेश में, काकीनाडा क्लस्टर 1, दूसरा केरल ग्रीन हाइड्रोजन वैली 2, गुजरात में मुद्रा क्लस्टर, मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर शामिल हैं। तो औद्योगिक क्लस्टर में भौगोलिक रूप से संकेतक क्षेत्र या केंद्र हैं जो परस्पर जुड़े उद्योगों की कंपनियों और संस्थानों को मतलब सहयोग करते हैं। ये हमको ध्यान रखना है दोस्तों। अब अगले हम देखते हैं, अगली सूचना है वो है आपकी करंट अफेयर्स की कि LIC ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा लॉन्च की। अब वन मैन ऑफिस लॉन्च सेवा किससे संबंधित है? ये 17 फरवरी 2025 को लॉन्च की गई। इस पहल का उद्देश्य 2047 तक सबके लिए बीमा की बात करती है। तो आपको दोस्तों ये याद रखना है कि ये पहल किससे संबंधित है, ये यानी कि सबके लिए बीमा की बात करती है। LIC ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा लॉन्च कर दी है। भारत की GDP में 10 वर्षों में 105% की वृद्धि दर्ज की गई है। AIMF ने कहा है कि भारत ने 10 वर्षों में 105% की वृद्धि की गई है। अगर हमारी 10 की ग्रोथ थी वो हम 20 पे पहुंच गए हैं, 20 से ऊपर, यानी कि 105% की वृद्धि की बात की गई है। आपको बस यही ध्यान रखना है। फिर इसमें ध्यान देना है कि GDP में सबसे ऊपर कौन है? अमेरिका है, चीन है, जर्मनी है, भारत चौथे नंबर पर है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं रून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025, ये भी क्वेश्चन यहाँ से आता है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें उन्होंने कहा है कि मार्च 2025 में जारी रून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या 284 हो गई है। यही नहीं, भारत ने प्रत्येक अरबपतियों की औसत संपत्ति के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है, यानी औसत संपत्ति चीन से ज़्यादा बड़ी है। रिपोर्ट के अनुसार चीन का शहर शंघाई ने मुंबई को पीछे छोड़ते हुए एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गई है। ये एशिया की अरबपतियों की राजधानी क्या बन गई है? चीन का शंघाई, यानी कि मुंबई को इसने पछाड़ दिया है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 3656 अरबपति हैं, जिसमें से 177
संख्या बढ़ गई है पिछले साल की अपेक्षा। आपको ध्यान रखना है कि रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के शीर्ष 10 अरब अमीरों की सूची से बाहर हो गए हैं, लेकिन वह भारत के और एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। जो सूची है उसमें तो ये 10 में से बाहर हो गए हैं, मगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। LIC की जो हमारी रोशनी नाडर हैं, जिनके परिवार की कुल संपत्ति 3.5 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है, दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बन गई हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और रेजर पे के शशांक कुमार और हर्षिल माथुर ये सबसे युवा भारतीय अरबपति बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। फिर हम अगले ध्यान रखना है कि विश्व के शीर्ष अरबपति कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर कौन है? एलन मस्क हैं टेस्ला के, जेफ बेजोस हैं, मार्क जुबरकर हैं, और लैरी एलिसन हैं, वारेन बफेट हैं, लैरी पेज हैं, बर्नार्ड अर्नोल्ड हैं, स्टीव बाल्मर हैं, सेंगई ब्रिन हैं, बिल गेट्स हैं। अब बिल गेट्स 10वें नंबर पर हैं इसीलिए, और मुकेश अंबानी इससे 10वीं सूची मतलब 10 नंबर से बाहर हो गए हैं। अब हम देखते हैं JSW दुनिया का सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बनी है। कौन? JSW। ये भारत की है, 30+ का इसको स्कोर मिला है। न्यूकोर कॉर्प अमेरिका की, इसको 29.9 का स्कोर मिला है। तो आपको ध्यान रखना है कि सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली JSW स्टील ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। स्वदेश में पैसे भेजने के मामले में भारत ने खाड़ी देशों को पीछे छोड़ दिया है, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसे भेजने में कौन है? भारत। अमेरिका और यूके से आने वाले प्रेषण में ये 40% की वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि हम पैसे भेजने में सबसे ज़्यादा, यानी कि भारत के लोग बाहर काम कर रहे हैं, वो जो पैसे भेजते हैं इंडिया के लिए, उसमें हम नंबर 1 पर हो गए हैं दोस्तों। आपको ध्यान क्या रखना है कि भारत के प्रेषणों की बदलती गतिशीलता, भारत के प्रेषण सर्वेक्षण के 6ठे दौर को प्राप्त अंतर्दृष्टि, ये रिपोर्ट आई थी। इसने कहा है कि अनुसार अमेरिका और यूके से आने वाले प्रेषण यानी कि FY24 में बढ़कर कुल प्रभाव 40% हो गया, जबकि FY17 में ये केवल 26% था, यानी 26 से बढ़कर कितना हो गया? 40%। अब हमको ध्यान क्या रखना है कि अमेरिका वर्ष 2021 में शीर्ष स्रोत बना हुआ है, जिसका योगदान इतने % रहा। बस ध्यान यही रखना है कि सबसे ज़्यादा हम अमेरिका, इसके बाद यूके से हम पैसे भेजते हैं। मिजोरम ने सिंगापुर को पहली बार यूथेरियम फूलों का निर्यात किया है, यानी कि यूथेरियम फूल होते हैं, इनका निर्यात किया है। भारत के उत्तर पूर्व राज्य हैं। पुष्प कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने मिजोरम से सिंगापुर को पहली बार यूथेरियम फूलों की खेप भेजी है। इंपॉर्टेंट है। अगली हमारा करंट अफेयर्स की जो खबर है वो है गरीबी, समृद्धि और गृह बहुसंकट से बाहर निकालने के रास्ते। विश्व बैंक द्वारा 15 अक्टूबर 2024 को जारी गरीबी, समृद्धि और पृथ्वी बहुसंकट से बाहर निकालने के रास्ते नामक रिपोर्ट, जो शीर्षक रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें कहा गया है कि आज भी दुनिया के 44% आबादी प्रतिदिन 576 रुपये से कम पर जीवन यापन करती है। तो दोस्तों, इसमें कहा गया कि भारत 2030 में चरम गरीबी दर शून्य करने पर भी इस अवधि में दुनिया में अत्यधिक गरीबी दर केवल 7.3% से गिरकर 6.72% हो ही रहेगी, जो कि अभी तक 3% के लक्ष्य से काफ़ी ऊपर है। तो हमको ध्यान रखना है कि भारत 2030 में चरम गरीबी शून्य पर लाने की बात करता है दोस्तों। तो ये आपका अर्धवार्षिकी हो गया, मतलब आर्थिकी का। अब हम अगले पढ़ेंगे समसामयिकी, अर्धवार्षिकी, चर्चित स्थल हैं और चर्चित व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से। धन्यवाद दोस्तों।